फोटॉन को परिभाषित करें, फोटॉन के गुणों को लिखें। यह प्रश्न 12वीं की बोर्ड परीक्षा में अक्सर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। तो आज के क्लास में हम लोग इसी प्रश्न के उत्तर को काफी विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे और कुछ इस प्रकार से समझेंगे कि हमें इस प्रश्न का उत्तर को रटना न पड़े और हमारे दिमाग में बिल्कुल उसी प्रकार से स्टोर हो जाए जिस प्रकार से कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में कोई डाटा स्टोर हो जाता है। सुप्रभात, मैं राजीव रंजन आप सभी विद्यार्थियों का पूरे टॉप ट्यूटोरियल की ओर से पुनः एक बार तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस प्रश्न के उत्तर के तरफ। देखो जी, शुरू से आप जानते आए हो कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है। आप ये भी जानते हैं कि प्रकाश स्थिर नहीं है, गतिमान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश ऊर्जा भी है और गतिशील भी है। अब एक और बात को समझिए, ये जो ऊर्जा होता है ना, यह या तो कण के रूप में होता है या तरंग के रूप में होता है। जैसे कि ध्वनि, आप जान रहे हैं ध्वनि क्या है, तरंग है। उसी प्रकार से किसी तालाब में शांत पानी है, एक पत्थर आपने गिरा दिया तो देखते हो इस प्रकार से ऐसे गोल गोल बनता है और वो धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ने लगता है। क्या है वो? तरंग है वो। कण तो आप जान ही रहे हैं, किसी भी पदार्थ का सूक्ष्म से सूक्ष्म मतलब सूक्ष्मतम हिस्सा, उसी को तो कण कहते हैं। तो कण बिल्कुल अलग चीज है और तरंग बिल्कुल अलग चीज है, लेकिन दोनों का खासियत है कि जब वह एक जगह से दूसरा जगह जाता है तो अपने साथ साथ ऊर्जा ले जाता है। तो देखो, हम ये जान चुके हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। हम ये जान चुके हैं कि ऊर्जा या तो कण के रूप में होगा या तरंग के रूप में होगा, और ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज होता है। तो बात ये उठती है कि आखिर ये प्रकाश किस तरह का ऊर्जा है? क्या ये तरंग है? क्या ये कण है? आज से नहीं, आज से करीब 450 वर्ष पहले से, न्यूटन के समय से ही यह विवाद का विषय रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का शुरू से मानना है कि प्रकाश एक प्रकार का तरंग है, तो कुछ वैज्ञानिकों का यह मानना रहा है कि प्रकाश एक प्रकार का कण है। और यह विवाद बस ऐसे ही नहीं बना हुआ है, इसके पीछे कारण है, लॉजिक है, बिल्कुल सही लॉजिक है। प्रकाश से संबंधित कुछ ऐसा घटना है जो तभी हम लोग उसको समझ सकते हैं, उसकी व्याख्या कर सकते हैं जब प्रकाश को कण मान लेते हैं। जैसे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, जैसे कि वह प्रक्रिया जिसमें कि प्रकाश किसी धातु से आकर टकराता है तो उसके बाद क्या होता है। ये दोनों घटना ऐसा है जो तब समझ में हमें आता है जब हम प्रकाश को कण मान लेते हैं। व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, ये प्रकाश से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा घटना है जो तब समझ में आता है जब हम लोग प्रकाश को तरंग मान लेते हैं। हाँ, कुछ ऐसा भी घटना है जो दोनों तरह से समझ में आता है। आप 10th में भी पढ़े हैं परावर्तन के बारे में, आपने वहां पर अपवर्तन के बारे में भी पढ़ा था। तो परावर्तन और अपवर्तन प्रकाश से जुड़ा हुआ तो ऐसा घटना है
जिसे हम प्रकाश को तरंग मान के भी समझ सकते हैं और जिसे कण मान के भी समझ सकते हैं। बात को समझे? तो यह अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि प्रकाश कण है या तरंग है। हाँ, यह अलग बात है कि अभी के समय में हम ऐसा कहते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब ये क्या लॉजिक है, ये हम लोग आगे के क्लास में चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश के कण वाले रूप के बारे में, यानी ये मानते हुए कि प्रकाश कण का बना होता है। तो नाम तो हर चीज का रखते हैं। हम लोग घर पे कुत्ता भी पालते हैं तो उसका भी नाम रख देते हैं। हर आदमी का कुछ न कुछ नाम होता है। तो वैसे ही प्रकाश का जो कण होता है, आप इसको चाहे तो काल्पनिक कण भी कह सकते हैं, उसी को हम लोग फोटॉन कहते हैं। बात समझे? प्रकाश के कण या काल्पनिक कण ही सही, इसे फोटॉन कहते हैं। तो आप ही बतलाइए कि फोटॉन का क्या परिभाषा हो सकता है? क्या परिभाषा हुआ फोटॉन का? एकदम आसानी से आप कह सकते हैं, प्रकाश एक सतत गतिशील ऊर्जा है और इसी के कण को या काल्पनिक कण को फोटॉन कहते हैं। ये काफी बेहतर परिभाषा हुआ। तो आइए देखो, मैंने आपको जो समझाया वो यहां पर मैंने लिख भी दिया है, ये देखिए। प्रकाश एक सतत गतिशील ऊर्जा है जिसका एक पक्ष तरंग है और दूसरा पक्ष कण है तथा प्रकाश के इसी कण को फोटॉन कहते हैं। ये फोटॉन का सबसे बेहतरीन परिभाषा हुआ। तो क्वेश्चन का एक पार्ट तो पूरा हो गया, लेकिन ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में है, तो स्वाभाविक है कि इतना छोटा उत्तर तो नहीं ही होगा। अब हमारा मेन पार्ट है कि इसके गुण को लिखना है, यही मेन पार्ट है। देखिए, तो चलिए अब जरा आगे मैं बढ़ता हूं, बात समझे? चलिए मैं आपको जरा सा बोर्ड पे पहले ले चलता। देखो जी, अगर प्रकाश को दिखलाना हुआ, अगर प्रकाश को दिखलाना हुआ तो आप किस प्रकार से दिखलाते हैं? बचपन से ही देखते आए हो, दिखलाते आए हो। किस तरह से एक सीधा लाइन खींच दिए ऐसे, और इसमें आगे की तरफ एक तीर का निशान लगा दिए, है ना? इस तरह से ऐसे एक सीधा लाइन खींच देते हैं, बिल्कुल ऐसे। और इसी में आगे हम लोग क्या करते हैं? सीधा लाइन खींच करके आगे में एक तीर का निशान लगा देते हैं। तो अगर आप एक लाइन खींचते हैं तो इसको हम लोग प्रकाश कहते हैं, प्रकाश का किरण कहते हैं। एक से ज्यादा अगर आप खींच लेते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का बिंब। पढ़े हो ना, हिंदी में किरण पुंज कहते हैं। ये हुआ प्रकाश का किरण, और अगर सब एक से ज्यादा को दिखला दिए तो प्रकाश का किरण पुंज हो गया। और आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश का चाल, यानी ये जो प्रकाश आगे के तरफ जा रहा है, इसका चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। याद है ना? याद होगा। तो निर्वात में प्रकाश का इतना चाल होता है। अगर एक लाइन खींचे तो प्रकाश बन गया, एक से ज्यादा लाइन खींचे तो प्रकाश पुंज बन गया। अब देखो, मैं अब थोड़ा सा इसको आगे बतलाता हूं, जो कि आपने अभी तक पहले नहीं पढ़ा था, अभी के सिलेबस से शुरू हो रहा है। देखो, मैंने क्या कहा कि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रकाश कणों का बना होता है, जबकि कुछ का मानना है कि प्रकाश तरंग का बना है। तो खैर, तरंग वाला हिस्सा पर तो अभी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे।
अभी तो हमारा जो हिस्सा है वो कण वाला हिस्सा है। तो अगर इन्हीं प्रकाश किरणों को अगर हम लोग तरंग एक कण के रूप में दर्शाना चाहें तो आखिर कैसे दर्शाएं? एकदम आसान सी तो बात है, एकदम आसान सा चीज है। देखिए क्या करेंगे, ये प्रकाश किरण ऐसे जा रहा है, अब इसको कण के रूप में दिखला दीजिए। यह एक कण हो गया, ये दूसरा कण हो गया, ये तीसरा कण हो गया। आप चाहे तो एक और बना दीजिए, जितना मन करे, ये तो आपका इच्छा पर निर्भर करता है। तो ये सब प्रकाश का, ये थोड़ा लगता है टेढ़ा हो गया ना, कोई बात नहीं है। ये देखो, ये देखिए, इस प्रकार से ऐसे, और देखो ये इधर जा रहा है, तो सब में इस तरफ वाला दिशा को शामिल कर दो, है ना। अब ये बन गया प्रकाश का एक किरण, लेकिन फोटोन के रूप में। ये देखो, ये प्रकाश का दूसरा किरण तैयार हो गया फोटोन के रूप में। ये वाला देखो, इस प्रकार से ऐसे, ये प्रकाश का तीसरा किरण तैयार हो गया फोटोन के रूप में, है ना। तो यहां प्रकाश ऐसे जा रहा है जिसका निर्वात में चाल है 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, और यहां पर मैंने फोटोन के रूप में दिखला दिया। अब मैं आपसे यहां पर एक सवाल पूछ रहा हूं कि बतलाइए, इन फोटोनों का चाल क्या हो सकता है निर्वात में? मुझे तो लगता है कि आपको जवाब नजर आ गया होगा, है ना। अगर नहीं भी आया तो मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूं। देखिए, मान लेते हैं कि एक रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। बात समझे, एक रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, और आपसे किसी ने पूछ लिया कि बतलाओ जी, इस रेलगाड़ी के इंजन का क्या चाल है, क्या जवाब दोगे? अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि इस रेलगाड़ी का जो रसोई यान है, जिसको पैंट्री कार कहते हैं, उसका क्या चाल है, इस रेलगाड़ी का एसी चेयर कार जो बोगी है उसका क्या चाल है, क्या जवाब दोगे? तो वही जवाब मिलेगा ना, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। बात सीधा सा है। वो रेलगाड़ी तो उन बोगियों के ही संग्रह से बना है। बोगी क्या है? रेलगाड़ी का हिस्सा है। तो बोगी रेलगाड़ी का हिस्सा है, रेलगाड़ी बोगियों और इंजनों के कारण बना है। तो जो चाल रेलगाड़ी का, वो उसके हर बोगी का। तो उसी प्रकार से हम यहां अब जान चुके हैं कि प्रकाश फोटोन से बना है, यानी फोटोनों का संग्रह ही प्रकाश है। तो निर्वात में जो चाल प्रकाश का, वही चाल तो फोटोन का भी होगा निर्वात में। तो अब आप आंख बंद करके भी कह सकते हैं कि निर्वात में फोटोन का चाल प्रकाश के चाल के बराबर होता है, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। बात समझे? तो यह फोटोन का एक गुण हो गया कि फोटोन का चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है निर्वात में। अब एक बात और समझिए, देखो जी, आइंस्टीन ने यह बतलाया था कि किसी भी वस्तु का चाल जैसे जैसे बढ़ते चला जाता है, वैसे वैसे उसका आकार छोटा होता चला जाता है। अब यहां पर आप चाल बढ़ने का ये मतलब नहीं समझ लीजिएगा कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर के 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया या 1000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। मैं इस बढ़ने वाली चाल की बात नहीं कर रहा हूं। चाल बढ़ने का मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाना, यानी जो नॉर्मल चाल हम लोग देखते हैं आसपास की जिंदगी में, ये वाला चाल नहीं, बहुत ज्यादा। यानी कह सकते हो प्रकाश के चाल के बराबर या लगभग बराबर,
जैसे कि 3 गुना 10 पर पावर 6 मीटर प्रति सेकेंड, 3 गुना 10 पर पावर 5 मीटर प्रति सेकेंड, 8 गुना 10 पर पावर 7 मीटर प्रति सेकेंड। मैं उन सब तरह की चाल की बात कर रहा हूं, अत्यधिक चाल जो कि सामान्य जीवन में हम लोग वैज्ञानिक स्तर पर किसी चीज को उनको नहीं दे सकते हैं, किसी वस्तु वाले चीज में। बात समझे? तो आइंस्टीन ने बतलाया था कि जैसे जैसे किसी वस्तु का चाल बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसका आकार छोटा होता चला जाता है। और अगर वस्तु का चाल बढ़ते बढ़ते प्रकाश के चाल के बराबर हो जाए तो उसका द्रव्यमान पूर्णतः खत्म हो जाता है, वह वस्तु ही गायब हो जाता है। हालांकि यह आज तक रिसर्च का विषय बना हुआ है क्योंकि आइंस्टीन ने इस पर पूरा प्रयोग नहीं कर पाए थे। बात समझे? तो ये अभी तक शोध का विषय है, तो अब इसके पीछे क्या लॉजिक है ये तो आप आगे की क्लास में पढ़िएगा, शोध वगैरह कीजिएगा। तो खैर वो सब बात छोड़िए, सीधा हम लोग मैटर पर आते हैं। तो बात ये उठता है कि आइंस्टीन के थ्योरी से किसी भी वस्तु का चाल प्रकाश के चाल के बराबर हो जाए तो उस वस्तु का आकार छोटा होते होते वो पूर्णतः गायब हो जाता है, यानी कि वो वस्तु रहा ही नहीं, उसमें कोई द्रव्यमान बचा ही नहीं। तो आप खुद मुझे बतलाइए कि चूंकि फोटोन का चाल प्रकाश के चाल के बराबर होता है तो फिर इसमें कितना द्रव्यमान होगा? निश्चित रूप से शून्य है ना? क्या रखना पड़ेगा? ना, शून्य। अब मैंने तो शुरू में ही आपको समझाया कि नाम तो हम लोग हर चीज का दे देते हैं, तो फोटोन का ये जो द्रव्यमान है इसको भी एक नाम दे दिया गया है और इसको कहते हैं रेस्ट मास। हिंदी में आप इसको बाकी द्रव्यमान कह सकते हैं। तो देखो फोटोन के दूसरा गुण के रूप में हमारे सामने आ रहा है, तो हम लोग यहां पर अब कह सकते हैं कि फोटोन के द्रव्यमान को बाकी द्रव्यमान कहते हैं और फोटोन का बाकी द्रव्यमान शून्य होता है। क्या मैंने कहा? फोटोन के द्रव्यमान को बाकी द्रव्यमान कहते हैं और फोटोन का द्रव्यमान शून्य होता है। तो यह फोटोन का दूसरा गुण हो गया। मैंने अभी तक आपको फोटोन के 2 गुणों को समझाया। ये देखिए दोनों यहां पर मैंने आपको लिख के भी समझाया है, ये देखिए। एक मिनट, ये देखिए यहां पर पहला गुण तो हो गया कि फोटोन के द्रव्यमान को बाकी द्रव्यमान कहते हैं तथा इसका मान शून्य होता है, और दूसरा हो गया कि फोटोन का चाल प्रकाश के चाल के बराबर होता है, अर्थात निर्वात में 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। बात समझे? तो आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जब हम किसी वस्तु को क्षैतिज दिशा में फेंकते हैं, पृथ्वी के सतह पर या आसपास खड़ा होकर क्षैतिज का कोई भी दिशा में आप फेंक दीजिए तो किधर जाता है? आप जिधर फेंकते हैं शुरू में तो उधर ही जाता है, उधर जाने का प्रयास भी करता है लगातार, लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे वो नीचे के तरफ मुड़ने लगता है और अंततः वो नीचे के तरफ चला जाता है। बात समझे मैंने क्या कहा? जब आप किसी वस्तु को पृथ्वी के सतह पर या सतह के आसपास से कोई भी दिशा में फेंकते हो तो अंततः वो नीचे के तरफ ही जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्या कारण है? देखिए, ऐसा होता है उस वस्तु के द्रव्यमान और पृथ्वी के द्वारा
उसके आसपास पैदा किया गया गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण। आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि पृथ्वी अपने आसपास के क्षेत्र में कुछ परिवर्तन लाता है और उसी परिवर्तित क्षेत्र को गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। और गुरुत्वीय क्षेत्र की खासियत होती है कि वह किसी भी वस्तु को अपने तरफ यानी कि गुरुत्वीय क्षेत्र की दिशा के तरफ खींचता है जिस वस्तु में द्रव्यमान है। और गुरुत्वीय क्षेत्र किसी वस्तु को अपने तरफ तब ही खींच सकती है जब उस वस्तु में द्रव्यमान मौजूद हो। बात समझे? तो बात सीधा सा है कि गुरुत्वीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें किसी द्रव्यमान वाला वस्तु को लाया जाए तो वह उस द्रव्यमान वाले वस्तु पर अपने तरफ बल लगाती है, अपने तरफ उसको खींच लेती है। और अपने तरफ खींचने का जो प्रक्रिया है इसी को हम लोग भौतिकी में की भाषा में कहते हैं कि विक्षेपित हो गया। जैसे हम किसी वस्तु को क्षैतिज दिशा में फेंकते हैं तो देखते हैं धीरे धीरे वो नीचे की तरफ चला जाता है, तो कहेंगे कि वह वस्तु नीचे की तरफ विक्षेपित हो गया। बात को समझिए। तो विक्षेपण क्यों होता है समझ में आ गया? देखिए, अब आप ही मुझे बतलाइए कि अगर फोटोन को किसी गुरुत्वीय क्षेत्र में ले जा करके फेंक दिया जाए या रख दिया जाए तब वह विक्षेपित होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि विक्षेपण के लिए सिर्फ गुरुत्वीय क्षेत्र का होना जरूरी नहीं है। विक्षेपण के लिए यह जरूरी है कि गुरुत्वीय क्षेत्र में कोई द्रव्यमान वाला वस्तु होना चाहिए। गुरुत्वीय क्षेत्र सिर्फ द्रव्यमान वाला चीज को ही अपने तरफ विक्षेपित करता है। आप खुद मुझे बताइए, फोटोन को जब हम लोग गुरुत्वीय क्षेत्र में लाएंगे तो क्या गुरुत्वीय क्षेत्र उसको विक्षेपित कर पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि फोटोन में द्रव्यमान होता ही नहीं है। बात सीधा सा है, फोटोन को गुरुत्वीय क्षेत्र में लाने पर गुरुत्वीय क्षेत्र उसको विक्षेपित नहीं कर सकता है। तो मैंने आपको जो समझाया बिल्कुल वही मैंने यहां पर लिख भी दिया है, देखिए इधर। ये वाला देखिए, ये हो गया तीसरा पॉइंट। तो क्या अब आगे बढ़ें? चलिए आगे देखते हैं। मैंने आपको 12 का शुरू में ही बतलाया है विद्युतीय क्षेत्र के बारे में। आपने चुंबकीय क्षेत्र के बारे में भी पढ़ा है। क्या है विद्युतीय क्षेत्र? यह विद्युतीय क्षेत्र पैदा किया जाता है आवेश के द्वारा। इस विद्युतीय क्षेत्र का खासियत होता है कि जब इसमें हम कोई और आवेश को लाएंगे, चाहे विरामावस्था में या गति की अवस्था में, तो आवेश पर यह विद्युतीय क्षेत्र बल लगाएगा, उसको विक्षेपित करेगा। और साथ ही साथ आपने चुंबकीय क्षेत्र के बारे में भी पढ़ा है। एक चुंबक या वैसा बिजली का तार जिससे कि विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, अपने आसपास के क्षेत्र को परिवर्तित करता है और ऐसे क्षेत्र को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। क्या मैंने कहा? एक चुंबक और बिजली का एक तार जिससे विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, अपने आसपास के क्षेत्र को परिवर्तित करता है और इस क्षेत्र को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का खासियत होता है कि जब आप उसमें गतिमान आवेश को लाएंगे तब वह उस पर बल लगाएगा और उसे विक्षेपित करेगा। क्या मैंने कहा? चुंबकीय क्षेत्र का विशेषता है
कि जब आप उसमें गतिमान आवेश को लाएंगे तब वह उस पर बल लगाएगा और उसे विक्षेपित करेगा। तो देखो, ये जो फोटोन है ना, द्रव्यमानहीन तो है, ये आवेशहीन भी होता है। क्या है ये आवेशहीन भी है, आवेश भी इस पर नहीं होता है। अब आप ही बताइए कि जब आप फोटोन को किसी विद्युतीय क्षेत्र या किसी चुंबकीय क्षेत्र में लाएंगे तो क्या वे विक्षेपित हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो बात सीधा सा है, फोटोन को विद्युतीय अथवा चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर उसके द्वारा यह विक्षेपित नहीं होता है। तो देखो, मैंने जो बतलाया वो यहां लिखा हुआ भी है। देखिए, ये देखो, ये वाला पॉइंट ये देखिए मैंने यहां लिख दिया है। क्लियर है? ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको बतला रहा हूं फोटोन का ऊर्जा के बारे में। फोटोन का सबसे महत्वपूर्ण गुण, सबसे ज्यादा उपयोगी गुण। तो चलिए इसको देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखो बोर्ड पर, देखो एक सूत्र होता है E = hc/λ, या फिर एक और सूत्र है वो इसी से बनता है, वो हो जाता है h × ν। तो इसी दोनों सूत्र का उपयोग करके हम लोग एक फोटोन का ऊर्जा निकालते हैं। थोड़ा विस्तार से आपको समझना होगा इन दोनों सूत्रों के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यह बतला देना चाहता हूं कि ये वाला सूत्र या ये वाला सूत्र आया कहां से। तो इन दोनों सूत्रों का प्रूफ या कैसे आता है, यह आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस से बाहर है। जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तो उस समय आपको इसके बारे में विस्तार से बतलाया जाएगा कि ये कहां से आया, कैसे आया। आपको अपने सिलेबस में बस इन सूत्रों का उपयोग कैसे करना है, किसका क्या मतलब होता है, इतना ही पढ़ना है। तो चलिए मैं यहां पे थोड़ा समझा रहा हूं। देखो, E जो है यह फोटोन के ऊर्जा का संकेत है, एक फोटोन के ऊर्जा का। जैसे आप देख रहे हो ना कि प्रकाश अगर जा रहा है तो वहां पर अनगिनत फोटोन है। तो यहां पर ये जो सूत्र आप देख रहे हो, जिसमें E देख रहे हो, यह एक फोटोन के ऊर्जा का संकेत है। तो एक फोटोन का ऊर्जा निकालने के लिए हम लोग इन सूत्रों का उपयोग करेंगे। अब देखिए इसमें कौन सा क्या क्या चीज है। H जो देख रहे हो यह एक स्थिरांक है, इसको प्लैंक स्थिरांक कहते हैं। प्लैंक एक वैज्ञानिक का नाम था, उन्हीं के नाम पर इस स्थिरांक का नाम पड़ा है। 6.626 गुना 10⁻⁻⁻34 जूल सेकेंड, यह इस H का मान है। और साथ ही साथ 4.136 गुने 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड, यह भी इसका मान होता है। देखिए समझिए, जूल जान रहे हो ऊर्जा का मात्रक होता है, और ये जो ई भी देख रहे हो ना, यह इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये भी एक ऊर्जा का मात्रक है। इसके बारे में अलग से आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तत्काल आप दिमाग में यह रखिएगा कि 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल का जो ऊर्जा होता है, इसी को एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर ऊर्जा कहा जाता है। क्या मैंने कहा?
1.6 गुना 10 पर पावर -19 जूल। बात समझे? इसी ऊर्जा को एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर ऊर्जा कहा जाता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब हो गया 1.6 गुना 10 पर पावर -19 जूल के बराबर ऊर्जा। तो देखो H स्थिरांक है, प्लैंक स्थिरांक कहते हैं। इसका ये वाला मान भी होता है और ये वाला मान भी होता है। आपको दोनों मान याद रखना पड़ेगा, दोनों याद रखना पड़ेगा, क्योंकि H के इन दोनों मान का उपयोग भौतिकी में अक्सर होता है। और जब कभी भी H के इस मान का उपयोग होगा, प्रश्न में H का मान नहीं दिया हुआ रहेगा। आपको याद रखना पड़ेगा, ये दोनों मान जरूर से याद रख लीजिएगा। तो H क्या है बात समझ गए। अब जरा इस C के बारे में देखिए। तो C के बारे में तो आपको मैंने शुरू में भी समझाया कि C निर्वात में प्रकाश का चाल है, जो 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। बात समझे? तो C निर्वात में प्रकाश का चाल है, जिसका मान 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। अब ये देखो, ये जो लैम्डा नजर आ रहा है और ये जो न्यू नजर आ रहा है, इसका क्या मतलब है? हमने तुरंत आपको समझाया कि प्रकाश एक तरंग भी है, प्रकाश एक कण भी है। तो प्रकाश के हम जिस कण की बात कर रहे हैं, वह जिस तरंग से जुड़ा हुआ है, यह उसी तरंग का तरंग दैर्ध्य है। और वही प्रकाश का कण मतलब कि फोटोन, प्रकाश के जिस तरंग से जुड़ा है, यह उसकी आवृत्ति है। बात समझे? जब आपके सामने कोई प्रश्न देगा, जब किसी फोटोन का ऊर्जा आपसे पूछेगा, तो निश्चित रूप से उस फोटोन का तरंग दैर्ध्य, मतलब फोटोन तो कण है, उसमें कहां से तरंग दैर्ध्य आया? तो फोटोन जिस प्रकाश से जुड़ा हुआ है, वो प्रकाश जिस तरंग के रूप में है, ये उसका तरंग दैर्ध्य और ये उसका आवृत्ति को दर्शाता है। तो जिस फोटोन का आपसे ऊर्जा पूछेगा, उस फोटोन का या तो तरंग दैर्ध्य या उसकी आवृत्ति जरूर क्वेश्चन में देगा। बात समझे? तो लैम्डा क्या दर्शा रहा है जी? तो यह दर्शा रहा है तरंग दैर्ध्य। ये आवृत्ति क्या दर्शा रहा है? ये न्यू क्या दर्शाता है? तो यह न्यू दर्शाता है आवृत्ति। बात समझे? ये देखिए, ये आवृत्ति। तो देखो, इस सूत्र का उपयोग एक फोटोन का ऊर्जा निकालने के लिए करेंगे, ठीक है? उस फोटोन से संबंधित तरंग का या तो तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति जरूर दिया हुआ रहेगा। जब तरंग दैर्ध्य दिया हुआ रहेगा तो ये वाला सूत्र का उपयोग कीजिए, जब आवृत्ति दिया हुआ रहे तो ये वाला सूत्र का उपयोग कीजिए, ठीक है? H का मान या तो ये वाला या ये वाला ले सकते हो, दोनों में कोई भी। हाँ, एक बात याद रखिएगा कि H का जब ये मान लीजिएगा, तो फोटोन का जो ऊर्जा आपका आएगा ना, वो जूल में आएगा। और अगर आपने H का ये मान ले लिया, तो देखो यहां ऊर्जा का संकेत क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उससे जो फोटोन का ऊर्जा मिलेगा, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में आएगा। बात समझे? आप स्वतंत्र हैं, ये लेने में भी, ये लेने में, आप जो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये लेंगे तो फोटोन का ऊर्जा जूल में लिखेंगे, और अगर ये आप लीजिएगा तो फोटोन का ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लीजिएगा। बात समझे? तो पूरा मैटर समझ में आ गया। अब एक बात को और मैं अभी ही क्लियर कर देता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ दूं कि बताइए फोटोन में संवेग होगा कि नहीं होगा, आप क्या जवाब देंगे? क्लास 11th में जाइए, यही तो सोच रहे थे कि 11th के हिसाब से देखते हैं।
पढ़े हो ना संवेग, याद है ना फॉर्मूला, याद है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं याद है तो मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। क्लास 11th का शुरू का ही चैप्टर न्यूटन के गति का नियम में आपने पढ़ा था संवेग का एक फॉर्मूला। क्या पढ़ा था कि अगर m द्रव्यमान वाला कोई वस्तु वेग v के साथ गतिमान हो तो उस वस्तु का संवेग होता है m इंटू v। याद है ना? चलिए, इसके अलावा तो आपने कोई संवेग का फॉर्मूला नहीं पढ़ा। तो अगर हम इस फॉर्मूला को लेके चलें और ये जानने का प्रयास करें कि फोटोन में क्या संवेग होगा, तो कोई भी जवाब दे देगा 0। क्योंकि अगर इस फॉर्मूला को लेके चलें तो फोटोन का द्रव्यमान तो 0 होता है, और अगर द्रव्यमान ही 0 हो गया तो 0 इंटू भी कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, गुणनफल तो 0 हो जाएगा। उस हिसाब से तो 0 हो गया फोटोन का संवेग। तो अगर संवेग का वही सूत्र का उपयोग करें जो हमने 11th में पढ़ा था न्यूटन के गति का नियम में, तो उस हिसाब से फोटोन का संवेग आता है 0। लेकिन याद रखना है, फोटोन का संवेग 0 नहीं होता है, फोटोन में संवेग होता है। कैसे? यहां तो कैलकुलेशन 0 बता रहा, तो फिर कैसे होगा? याद रखिएगा। देखो जी, 11th का शुरू का करीब 75% चैप्टर, जिसमें कि आपका न्यूटन के गति का नियम, उसके बाद में काइनेमेटिक्स मतलब गतिकी, कार्यशक्ति, ऊर्जा, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, सरल आवर्त गति, गुरुत्वाकर्षण, उसके बाद में फिर फ्लूइड मैकेनिक्स को हिंदी में कहते हैं द्रव यांत्रिकी, या फिर और भी छोटा छोटा चीज जैसे कि श्यांत्य हो गया इत्यादि। तो शुरू में आपने जो भी पढ़ा था ना 11th में, मैंने 11 का शुरू का करीब 75% हिस्सा उधर तरंग और ये हीट को छोड़ करके, तो शुरू के उन 75% हिस्सा को कहा जाता है यांत्रिकी, उसको इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिक्स, जिसका पूरा नाम है न्यूटोनियन मैकेनिक्स। 11th का शुरू का 75% हिस्सा का नाम है न्यूटोनियन मैकेनिक्स। याद से सोचिए, मैंने जितना भी चैप्टर का नाम आपको अभी यहां पर गिनवाया क्लास 11th का, किसी में भी वस्तु का चाल प्रकाश के चाल के तुलना में बहुत 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 ही ज्यादा कम था। आपने मैकेनिक्स में जो भी पढ़ा था चाल के बारे में, सर्वाधिक चाल कितना दूर तक आप गए थे? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 500 किलोमीटर प्रति घंटा, चलिए मान लेते हैं 1000 किलोमीटर प्रति सेकंड तक आपने गया था। क्या यह चाल प्रकाश के चाल के तुलना में बहुत कम नहीं है? प्रकाश का चाल कहां 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है निर्वात में। याद रखिएगा, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ हर एक थ्योरी पूरी तरह से लागू नहीं होता है मॉडर्न फिजिक्स में, यानी फिजिक्स का उस हिस्सा में जहां पर हम लोग बहुत छोटे कण को लेकर चलते हैं, वैसे चाल को लेकर चलते हैं जो चाल प्रकाश के चाल के लगभग बराबर या उसके बराबर हो। यानी न्यूटोनियन मैकेनिक्स का पढ़ा हुआ हर चीज पूरी तरह से लागू नहीं होता है भौतिकी के उस हिस्से में जहां पर वस्तु का चाल प्रकाश के चाल के बराबर या लगभग बराबर हो। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये आपने जो यहां पर अभी पढ़ा, अभी तुरंत मैंने आपको जो समझाया था, संवेग जिसका सूत्र होता है m इंटू v, ये लागू नहीं होता है। यह लागू नहीं होता है मॉडर्न फिजिक्स में फोटोन का मोमेंटम निकालते समय। तो फिर क्या होगा फोटोन का मोमेंटम? चलिए बोर्ड पर देखते हैं। अगर आप फोटोन का मोमेंटम निकालना चाहते हैं
तो फिर उसके लिए एक अलग सूत्र होता है E/c। सी तो समझ ही रहे हो, निर्वात में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और ई उस फोटोन का ऊर्जा। और फोटोन का ऊर्जा कैसे निकालना है तुरंत मैंने आपको समझाया। तो बस फोटोन के ऊर्जा को भाग दे दीजिए ये निर्वात में प्रकाश का जो चाल होता है उससे, आपको फोटोन का संवेग मिल जाएगा। तो यही इसका सूत्र है। हाँ, ये सूत्र कैसे आया, कहां से आया, ये भी आप ग्रेजुएशन के सिलेबस में पढ़ेंगे। अभी आपके सिलेबस में यह नहीं है कि ये आता कहां से है। ठीक है। हाँ, इस सूत्र को अगर चाहो तो कोई दूसरा रूप में भी लिख सकते हो। अभी तुरंत हमने आपको समझाया था कि E का मतलब होता है H, E = hc/λ। तो मैंने E का मान लिख दिया hc/λ। ये जो नीचे में C है इसको मैं अलग से लिख देता हूं। तो देखो ऐसा करने से क्या होगा कि ये वाला C और ये वाला C तो कट गया, तो क्या बचा, यहां बच गया ना h/λ। तो अगर आप संवेग निकालना चाहें तो h/λ भी लिख सकते हैं। या फिर आप देखिए, चलो मैं फिर इसी से सीधे शुरू कर देता हूं। E के बदले आप लिख सकते हैं h। ये भी मैंने तुरंत अभी थोड़ी देर पहले बतलाया था, नीचे वही C। तो फोटोन का संवेग हो गया E/c या h/λ या hν/c। तो फोटोन का संवेग क्या होगा, कैसे होगा, वो भी मैंने आपको समझाया, और साथ ही साथ उसमें कितना ऊर्जा होगा वो भी मैंने आपको समझाया। ये देखिए दोनों चीज यहां पर स्पष्ट रूप से, ये देखिए फोटोन का ऊर्जा वाला सेक्शन पूरा मैंने विस्तार से यहां लिख दिया है। हर छोटा छोटा बात को मैंने यहां पर ध्यान रखा है कि आपको दिक्कत ना हो। ये देखिए, ये वाला पूरा सेक्शन भी देखिए यहां पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ें। अब 2 छोटा छोटा पॉइंट बच गया है, उन दोनों को भी जरा सा देख लेते हैं। देखो जी, अब बात ये उठता है कि फोटोन अगर किसी धातु से टकरा जाए, धातु कहने का हमारा मतलब है कि धातु के अंदर में जो उसका मौलिक कण होता है वो सबसे टकरा जाए, या चलो सीधा ही बतलाते हैं, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन के समान अत्यंत छोटे छोटे कणों से टकरा जाए। तो फोटोन जब इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन के समान अत्यंत छोटे छोटे कणों से टकराता है तो क्या होता है, याद रखिएगा। फोटोन जब इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन के समान छोटे छोटे कणों से टकराता है ना, तो वहां 2 चीज का मान संरक्षित रहता है, संवेग का और दूसरा ऊर्जा का। संवेग भी संरक्षित रहेगा, ऊर्जा भी संरक्षित रहेगा। संरक्षण का मतलब समझते हो ना, एकदम अगर साधारण भाषा में बात करें तो स्थिर रहेगा। पूरा निकाय का बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ फोटोन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं किस चीज पर चर्चा कर रहा हूं, फोटोन जब इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन सदृश छोटे कणों से टकराता है तो फोटोन और इलेक्ट्रॉन के मिलने से जो निकाय बन रहा है, हम उस निकाय की बात कर रहे हैं। उस निकाय का पूरा संवेग या उस निकाय का पूरा ऊर्जा का बात कर रहे हैं। तो निकाय का पूरा ऊर्जा, निकाय का पूरा संवेग कांस्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा, न बढ़ेगा न घटेगा। हाँ, यह अलग बात है कि फोटोन का ऊर्जा हो सकता है घट जाए, हो सकता है संवेग घट जाए, हो सकता है इलेक्ट्रॉन का संवेग और उसका ऊर्जा बढ़ जाए, वो अलग बात है। लेकिन दोनों का कुल ऊर्जा या कुल संवेग वो कांस्टेंट रहेगा, वो नहीं बदलेगा। हाँ, एक और चीज भी यहां होता है, फोटोन जब इलेक्ट्रॉन से या उस तरह के छोटे कण से टकराता है तब कि फोटोन का संख्या बदल सकता है।
टक्कर के पहले अगर 4 फोटॉन था, हो सकता है टक्कर के बाद 10 फोटॉन हो जाए, 20 फोटॉन हो जाए, 4 ही फोटॉन रहे, 2 ही फोटॉन में बदल जाए, अलग बात है। फोटॉन का संख्या बदल सकता है, लेकिन नहीं बदलेगा क्या चीज? ऊर्जा और उसका संवेग। तो अगला पॉइंट क्लियर हुआ। फोटॉन जब इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन सदृश छोटे छोटे कणों से टकराता है तो निकाय का कुल ऊर्जा, निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है। अब मैं फोटॉन से संबंधित आखिरी गुण पर चर्चा करने जा रहा हूं, ध्यान से बात को समझिएगा। आखिरी गुण हम इसका ये है, अब देखो कोई भी चीज का गुण तो आखिरी गुण होता नहीं है, वो तो अनंत होता है। जितना इसके गहराइयों में उतरोगे उतना इसका नया नया गुण आपको मिलेगा। यह आखिरी गुण का हमारा मतलब है कि आप लोगों को जितना याद रखना है, जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आखिरी। देखिए, फोटॉन का जो संख्या होता है वह निर्भर करता है प्रकाश की ऊर्जा पर, तीव्र ऊर्जा मैंने कहा, प्रकाश की तीव्रता पर। लेकिन प्रत्येक फोटॉन का ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रकाश का तीव्रता से आप क्या समझ रहे हैं? प्रकाश का तीव्रता से सीधा सा हमारा मतलब है कि कम प्रकाश की ज्यादा प्रकाश। इसको एक उदाहरण से समझो। मान लेते हैं आपके रूम में एक बल्ब जल रहा है 9 वाट का। आप उस 9 वाट वाला बल्ब को हटा दीजिए और वहां पर 18 वाट का बल्ब लगा दीजिए, तो ज्यादा प्रकाश होता है ना। तो वही तो प्रकाश की तीव्रता है। तो अगर प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाएगी तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? याद रखिएगा, प्रकाश का अगर तीव्रता बढ़ गया तो ऐसा नहीं होता है कि प्रत्येक फोटॉन का ऊर्जा बढ़ गया। मैं उदाहरण के तौर पर मान लेता हूं कि एक एलईडी टॉर्च है, एलईडी टॉर्च नहीं और बेहतर लेजर टॉर्च है। तो मैंने मान लिया कि एक लेजर टॉर्च है। आप जानते हैं कि लेजर टॉर्च से एक वर्णी प्रकाश निकलता है। अगर पूरा बेहतर तरह का टॉर्च है, हाई क्वालिटी का लेजर टॉर्च है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश उससे निकलता है। तो आप एक वैसा ही टॉर्च का उपयोग कर रहे हैं और मान लेते उस टॉर्च को हटाकर उसके जगह उसी रंग वाला वैसा टॉर्च को ले आए जिससे कि ज्यादा प्रकाश निकल रहा है, तो यहां क्या होगा? प्रकाश का तीव्रता बढ़ा। तो याद रखना है, प्रकाश का जब तीव्रता बढ़ जाएगा तो प्रकाश का प्रत्येक फोटॉन का ऊर्जा नहीं बढ़ेगा, जितना था प्रत्येक फोटॉन का ऊर्जा उतना ही रहेगा। लेकिन फोटॉनों का संख्या बढ़ जाएगा। यानी जब आप 9 वाट का बल्ब को हटाकर 18 वाट का बल्ब को लगा देते हैं तो बल्ब से निकलने वाला हर फोटॉन का ऊर्जा उतना ही रहता है, बदल जाता है फोटॉनों का संख्या। जैसे अगर प्रत्येक सेकंड पहले 9 वाट वाला केस में पहले मैंने मान लिया 500 फोटॉन निकल रहा था, तो 18 वाट का बल्ब लगाने पर प्रत्येक सेकंड अब 1000 फोटॉन निकलेगा। बात समझे? क्या कारण इसके पीछे हो सकता है? एकदम सीधा सा कारण है, फोटॉन का ऊर्जा तब बदलेगा जब उसका तरंग दैर्ध्य बदले या आवृत्ति बदले। बात समझे? अभी तुरंत हमने बताया था ना, फोटॉन का ऊर्जा hc/λ या h में। तो फोटॉन का ऊर्जा तब बदलता है जब या तो आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य बदले। तो प्रकाश का तीव्रता बढ़ाते हो तो उससे तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति नहीं बदलता है, तो जिस वजह से प्रत्येक फोटॉन का ऊर्जा नहीं बदलता है। हाँ, फोटॉन का संख्या जो प्रत्येक सेकंड वहां से निकल रहा है वो बदल जाता है, वो बढ़ जाता है। तो देखिए, मैंने आपको जो समझाया वो यहां पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए।
ये देखो, अगला दोनों पॉइंट मैंने यहां पे लिख दिया। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को इस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर रटना नहीं पड़ेगा। 1 से 2 बार आप इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, तो वैसे ही डाटा इसके अंदर स्टोर हो जाएगा जैसे कि कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में कोई भी डाटा स्टोर हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।